एंड वेलकम टू द चैनल। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस हैं वो। तो पहला सवाल हमारे पास है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑल द चार्जेस वेदर फ्री और बाउंड आर कंसीडर्ड टू बी एट रेस्ट। तो ये ठीक बात है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमारा चैप्टर था उसमें सारे चार्जेस जो थे वो रेस्ट पे माने गए थे। तो ये लिखा है, सही बात है। द चार्जेस इन मोशन कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। तो जब चार्जेस मूव करते हैं तो एक इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जब प्रोड्यूस होता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप हो जाता है। तो इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम सारे चार्जेस को रेस्ट पे मानते थे। तो यहाँ पे ए और बी का क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन दोनों ही इंडिविजुअल ट्रू हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं कि ये दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, लेकिन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते, दोनों ही बिल्कुल अलग अलग हैं। ठीक है, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। ये जो अनअकैडमी की चैंपियंस लीग है, ये एक बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट है और बच्चों की डिमांड पे ये फिर से आपके लिए अरेंज हो गई है। ठीक है ना? तो इसमें जो टेस्ट हैं वो ग्रुप स्टेज लेवल का टेस्ट होता है और उसके बाद फिर एक फाइनल टेस्ट होता है। ग्रुप स्टेज लेवल का टेस्ट 14 नवंबर को है, 21 नवंबर को है, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे और ये शाम के टाइम 5 to 6 PM होगा। अगर इसमें आप अच्छा परफॉर्म करते हो, ठीक है ना, तो आपको बहुत सारे इनाम मिल सकते हैं और स्कॉलरशिप मिल सकते हैं। ठीक है ना? और फाइनल्स है 28 नवंबर को, जिसमें 75 क्वेश्चन होंगे और वो भी शाम को 5 से 8 बजे के बीच में होगा। यानी कि ये थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन का टेस्ट होगा। ठीक है ना? और बहुत ही स्पेशली बना हुआ टेस्ट है। तो बच्चों, ये बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट है, इसमें पार्ट लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है ना? इसके बारे में थोड़ा सा और आइडिया दे देता हूं मैं आपको। ठीक है, अगर आप ग्रुप स्टेज पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो और ये आपकी 1 से 10 तक रैंक आती है, तो आपको 20,000 का कैश प्राइज मिलेगा। टॉप 10 रैंक और हर एक को 2020। ठीक है ना? और 100% स्कॉलरशिप। ठीक है ना? अब 11 to 30 के बीच में है तो 10,000 और 50% स्कॉलरशिप, यानी कि जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं उस पर इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐसे 31 to 50 को 6,000 और 25, बाकी टॉप 200 को 15%। और अगर 200 के बाद आप यहां पे एनकेसी सर लाइव कोड डाल देते हो तो 10% वैसे भी मिल जाएगा। ठीक है ना? तो दैट इज इक्विवेलेंट टू टेस्ट। तो एक ये भी देखो, अगर आप फाइनल्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो और आपकी रैंक 1 आती है तो आपको 1 लाख का कैश प्राइज है और 100% स्कॉलरशिप। ठीक है ना? तो 2-2.5-3 लाख के बराबर हो जाता है ये। अगर आपकी 2 या सेकंड या थर्ड रैंक आती है तो आपको 60,000 है और 100% स्कॉलरशिप। 4 to 10, ठीक है ना, 5,000 और 100% स्कॉलरशिप। ठीक है ना? और बाकी भी आपके सामने। तो बच्चों, बहुत अच्छा मौका है, एज सुन एज पॉसिबल इसमें एनरोल कर लीजिए और जल्दी से जल्दी इसकी मतलब तैयारी करके बढ़िया तरीके से इसको एनरोल करके टेस्ट दीजिएगा। ठीक है ना? चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद अगला सवाल है हमारे पास कि चार्ज कैरियर्स डू नॉट मूव विद एक्सेलरेशन बट विद अ स्टेडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। किसी कंडक्टर के अंदर जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है या कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते हैं इस तरीके से, और आयंस जो एटम से टकराते हैं और साथ के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्ट होते रहते हैं, वो इस तरीके से आगे भी बढ़ते रहते हैं और रैंडमली टकराते भी रहते हैं। तो ये बात सही लिखी गई है कि इनका जो मोशन है वो तो एक्सेलरेटेड होता है, लेकिन ये इफेक्टिवली यानी ऑन एन एवरेज देखा जाए तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी vd से मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ये खिसकते हैं इफेक्टिवली विद कांस्टेंट स्पीड vd विद नो एक्सेलरेशन। ठीक है, बिकॉज जब हम कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक तो है नहीं, 1 2 4 5 इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि बिकॉज सारे इलेक्ट्रॉन्स इफेक्टिवली शिफ्ट हो रहे हैं विद कांस्टेंट स्पीड vd, तो वो उनके पास कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता वायर की लेंथ के अलोंग। लेकिन यदि हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, 2 3 4 5 की बात करेंगे, तो हम कहेंगे कि उनका मोशन एक्सेलरेटेड होता है।
तो यहाँ पे बात करी गई है ना सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बल्कि सारे चार्ज कैरियर्स की एक साथ हम बात कर रहे हैं, यानी मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हाँ वो स्टडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, स्टडी का मतलब कांस्टेंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं और कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। तो ये ट्रू है जी। रीजन कहा जाता है कि चार्ज कैरियर्स अंडरगो कोलिजन विद आयंस एंड एटम्स ड्यूरिंग द ट्रांजिट। ये बात सही है कि देखिए जब हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लेट से इस तरफ है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्जेस एक्सेलरेट होते हैं और एक्सेलरेट होते हैं तो इनके पास जो है QED कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, कुछ पोटेंशियल एनर्जी उनके पास आ जाती है और वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी में गेन उनको हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी में गेन होता है तो उस गेन काइनेटिक एनर्जी को बेचारे कोलिजन में खपा देते हैं। कोलिजन में वो एनर्जी लूज हो जाती है, जो उसके एटम्स हैं, जो आयंस हैं, वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हीट की फॉर्म में वो बाहर निकल जाती है। तो ये सही है, ट्रू बात है, ये भी ट्रू बात है। अब हमें ये देखना है कि ये बात सही, ये एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं या नहीं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट है बट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लग रहा होता है लगातार। तो इसका रीजन भी यही है कि इलेक्ट्रॉन पर लग रहा होता है फोर्स लगातार, इसकी वजह से वो एक्सेलरेट होते हैं, काइनेटिक एनर्जी में गेन आता है, काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के कारण कम हो जाती है और कह सकते हैं कि इफेक्टिवली वो एनर्जी जो उन्होंने गेन करी है उसको लूज कर देते हैं। इसका मतलब वो कांस्टेंट स्पीड VD से मूव कर रहे होते हैं, उनकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑन एन एवरेज कांस्टेंट ही रहती है। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन को आप टिक कर सकते हैं। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो स्ट्रांग होना चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो अब अगले सवालों की तरफ चलते हैं। सवाल है हमारे पास कि मैंगनीन एंड कॉन्स्टेंटिन आर वाइडली यूज्ड इन स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स। तो इनका इस्तेमाल रेजिस्टर्स बनाने में क्यों किया जाता है? फॉर देम their resistance value would change very little with temperature, because उनका अल्फा जो वैल्यू होता है, अल्फा वो कम होता है, अल्फा होता है कम। इसका मतलब टेम्परेचर में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आता है। मान लीजिए सर्दी से गर्मी हो गई, इंडिया में जानते हैं कि गर्मियों में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस भी हो जाता है, सर्दियों में टेम्परेचर 5-6 डिग्री सेल्सियस भी हो जाता है। तो इस टेम्परेचर फ्लक्चुएशन में उनका रेजिस्टेंस चेंज कम से कम हो, इसलिए इन मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये सही बात है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इन मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है बनाने में स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स को। तो ए ऑप्शन यहाँ पे टिक कर दीजिए। अगला सवाल है हमारे पास, इफ अ करंट इज फ्लोइंग, करंट फ्लो हो रहा है एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा कंडक्टर है जिसका एक पार्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है और इस पार्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो कम है। यहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है और यहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो ज्यादा है। ड्रिफ्ट स्पीड एंड रेजिस्टेंस बोथ विल इंक्रीज एट अ सेक्शन वेयर क्रॉस सेक्शन एरिया इज लेस। तो जहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया लेस है वहां पे रेजिस्टेंस और ड्रिफ्ट स्पीड ज्यादा होगी। ये बात हमें बतानी है, सही है या नहीं। तो देखिए इतना तो मुझे मालूम है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर निकलेंगे। तो करंट यहां से जो पास होगा करंट और यहां से जो करंट पास होगा वो बराबर होने वाला है। अब करंट यदि बराबर है तो करंट अपॉन एरिया के बारे में क्या कह सकता हूं? करंट अपॉन एरिया, और यहां पे करंट अपॉन एरिया, ठीक है। ये ज्यादा एरिया है कम एरिया है, इसका मतलब यहां का जो करंट डेंसिटी है वो ज्यादा होने वाला है और यहां का जो करंट डेंसिटी है वो कम होने वाला है। तो करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट स्पीड में क्या कोई डायरेक्ट कनेक्शन आपको दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा सर। तो एक काम यहां पे कर सकते हैं कि E इज इक्वल टू होता है हमारे पास रो इंटू जे। E इज इक्वल टू रो इंटू जे। अच्छा निकालना क्या है? ड्रिफ्ट स्पीड और रेजिस्टेंस। अच्छा फिर तो ज्यादा जरूरत नहीं, देखिए क्या। तो यहाँ पे एरिया कम है और एरिया ज्यादा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस होता है हमारे पास रो L बाय A। यदि मैं इतने से पोर्शन की यदि बात करूं, एक पर्टिकुलर लेंथ की यदि बात करूं, तो पर्टिकुलर लेंथ में इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है। तो इसको कांस्टेंट रखते हुए रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट है, पूरे मटेरियल की सेम है। तो जहां पे एरिया ज्यादा होगा वहां का रेजिस्टेंस कम होगा। तो यहाँ पे एरिया कम है तो यहाँ का रेजिस्टेंस ज्यादा है और यहाँ का रेजिस्टेंस जो है वो कम होने वाला है। तो रेजिस्टेंस ज्यादा, रेजिस्टेंस कम। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा जहां पे एरिया कम है। तो ये रेजिस्टेंस के बारे में तो ठीक लिखा है। ड्रिफ्ट स्पीड के बारे में क्या कह सकते हैं? देखिए ड्रिफ्ट स्पीड के बारे में, ड्रिफ्ट स्पीड की जो वैल्यू है हमारे पास होती है VD इज इक्वल टू
E by m into टाउ, ये हम कह सकते हैं, ठीक है, कि Vd जो है वो प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे ज्यादा होगा वहां पे ड्रिफ्ट स्पीड ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रो इंटू जे के बराबर। तो यहाँ पे रो रेजिस्टिविटी मटेरियल के लिए कांस्टेंट होती है, तो जहां पे जे यानी कि जो हमारे पास करंट डेंसिटी है यदि ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा। क्लियरली देख सकते हैं करंट डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ ज्यादा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पे ज्यादा होने वाली है और ड्रिफ्ट स्पीड यहाँ पे कम होने वाली है। इसका मतलब ये जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा हुआ है। आगे रीजन में कहते हैं कि करंट डेंसिटी एट सच सेक्शन इज मोर वेयर क्रॉस सेक्शनल एरिया इज लेस। तो करंट डेंसिटी से हमने ये सारी बातें निकाल ली, तो ये भी सही है। तो करंट डेंसिटी से हम क्या बता सकते हैं, करंट डेंसिटी से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड से हमने यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बता दी, लेकिन फिर भी रेजिस्टेंस हम नहीं बता सकते करंट डेंसिटी से। तो यहाँ पे क्लियर है कि रीजन जो है वो ठीक है, लेकिन वो परफेक्टली 100% इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे आप बी ऑप्शन टिक कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल कहता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटालिक वायर डिक्रीजेस। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज होती है व्हेन टेंपरेचर ऑफ द वायर इंक्रीजेस। टेंपरेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, सब जानते हैं। रेजिस्टेंस बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। करंट डिक्रीज होगा, करंट होता है प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I is equals to NAE/VD होता है। क्या होता है फॉर्मूला, I is equals to NAE/VD। ये मटेरियल पे डिपेंडेंट है, एरिया चेंज नहीं हो रहा है टेम्परेचर से, ऐसा मान लेंगे, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ये चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है। तो करंट यदि डिक्रीज होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डिक्रीज होने वाली है, तो ये बात सही लिखी है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ द मेटालिक वायर इंक्रीजेस। देखिए रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी में रिलेशन होता है, रो इज इक्वल टू 1/सिग्मा। तो सिग्मा और रो में रिलेशन पता चल गया कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है, इसका मतलब कंडक्टिविटी जो है वो कम होती है। तो यहाँ पे दिखा है कि इंक्रीज होती है, इसका मतलब ये गलत है, कंडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होती है बल्कि डिक्रीज होती है, इसका मतलब पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा जो है फॉल्स है। एक बार और चेक कर लीजिए, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ती है, कंडक्टिविटी घटती है, मेटालिक वायर की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ मेटालिक वायर इंक्रीजेस, तो ये गलत लिखा हुआ है, इसका मतलब सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ये आंसर नहीं बल्कि इसका सी ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक बात। इसके बाद अगला सवाल है हमारे पास कि एवरेज लिमिट ऑफ कोलिजन टाउ होता है, वैसे टाउ का दूसरा नाम ज्यादा फेमस होता है, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि दो कोलिजन्स के बीच में कितना एवरेज टाइम लग रहा है उसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। देखिए जब टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, थर्मल एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, थर्मल एनर्जी, थर्मल एजिटेशन कह सकते हैं, थर्मल एजिटेशन बढ़ जाता है। इससे क्या होता है कि जो चार्ज हमारे कैरियर्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो तेजी से मूव करते हैं, ऐसे रैंडमली तेज मूव करते हैं, तो उनकी कोलिजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ये सब मैं मेटालिक वायर के लिए बता रहा हूं, ये सारी चीजें जो है मेटालिक वायर के हैं। थर्मल एजिटेशन पूरा जो है ये मेटालिक वायर के लिए है। थर्मल एजिटेशन बढ़ जाता है तो कोलिजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, जो है कोलिजन जल्दी करते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो यानी टकराने में जो टाइम है वो कम लगता है, टाउ जो है डिक्रीज हो जाता है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे ठीक लिखा हुआ है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज कोलिजन में जो टाइम है वो डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज वो ऐसे रैंडमली मूव करना जो है, इनका थर्मल एजिटेशन बढ़ जाता है, तो रैंडमली वो तेज मूव करते हैं। तो स्टेटमेंट ट्रू लिखा है। रीजन कहता है कि एट इंक्रीज टेम्परेचर एवरेज स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हिच एक्ट्स एज अ कैरियर्स ऑफ करंट इंक्रीजेस रिजल्टिंग इन मोर फ्रीक्वेंट कोलिजन। बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसका मतलब बिना देखे आप कह सकते हैं यार, मतलब बिना देखे मतलब ये पढ़ते ही आप कह सकते हैं कि यार बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल बैंग ऑन एक्सप्लेनेशन है। तो ए ऑप्शन आप यहाँ पे जो है टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 में कि इफ वी बेंड एन इंसुलेटिंग वायर द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इंक्रीजेस। रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसको बेंड कर दीजिए, चाहे उसको कॉइल बना दीजिए, कोई असर नहीं पड़ेगा उसके रेजिस्टेंस पर। तो ये फॉल्स हो गया हमारे पास।
और आगे कहता है कि द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बेंडेड वायर डज नॉट रिमेन सेम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे भी कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, फॉल्स फॉल्स हैं, डी ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। सवाल आपसे कहता है कि टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल is greater than the EMF of a cell during charging of the cell। तो ये टर्मिनल वोल्टेज वाली बात हम नॉर्मल लेक्चर्स में काफी बार बताते हैं, काफी इंफेसाइज करते हैं इस पे, फिर भी एक बार आप देख लीजिए यहाँ पे कि टर्मिनल वोल्टेज होता क्या है। देखिए, एक होता है हमारे पास आइडियल बैटरी, इसे कहते हैं आइडियल बैटरी, आइडियल सेल कह सकते हैं, आइडियल सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे ईएमएफ कहा जाता है। लेकिन सारे जो सेल्स होते हैं वो आइडियल नहीं होते, यानी कि उनका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 नहीं होता है। तो एक नॉर्मल सेल होता है जिसमें एक आइडियल बैटरी और साथ में उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस लगा होता है और उसको इस तरीके से दिखाया जाता है। तो इस बैटरी और ये जो है आइडियल बैटरी और ये इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसे टर्मिनल वोल्टेज कहा जाता है। यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसे टर्मिनल वोल्टेज कहा जाता है, टर्मिनल वोल्टेज कहा जाता है। अब उसकी वैल्यू क्या होती है, वो दो केसेस यहां पर बनते हैं कि यदि ये जो बैटरी है, ये जो नॉर्मल बैटरी है, नॉर्मल जो सेल है, ये यदि चार्ज हो रहा है, यदि चार्ज हो रहा है, चार्ज होने का मतलब है कि कोई बड़ी बैटरी इसके साथ में लगी हुई है, और उसको कैसे पहचानेंगे कि करंट जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अंदर घुस रहा है, तो मतलब बैटरी चार्ज हो रही है। और उस केस में जो पोटेंशियल का डिफरेंस आता है इन दोनों एंड्स के अक्रॉस वो आता है E प्लस आई इंटू आर के बराबर, यदि आई करंट इसके अंदर जाता है तो ये टर्मिनल वोल्टेज है E प्लस आई आर। और यदि बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, यानी इसको एक एनर्जी सोर्स की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब क्या है, कैसे दिखेगा आपको कि सर्किट में कि ये डिस्चार्ज हो रही है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकल रहा है, यहां पे करंट अंदर जा रहा था, यहां पे करंट बाहर निकल रहा है, करंट की वैल्यू लेट्स से I के बराबर है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसे टर्मिनल वोल्टेज कहा जाएगा, उसकी वैल्यू इस समय IE माइनस IR के बराबर होती है। तो जब चार्जिंग होती है तो टर्मिनल वोल्टेज EMF से ज्यादा होता है, और जब डिस्चार्जिंग होती है तो टर्मिनल वोल्टेज EMF से कम होता है। ये बात आपको याद रखनी है, रिजल्ट भी आपको याद रखना है। तो टर्मिनल वोल्टेज इज ग्रेटर देन, तो ये ट्रू है जी, ट्रू स्टेटमेंट लिखा हुआ है। रीजन पढ़ते हैं, द EMF ऑफ सेल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स टर्मिनल वोल्टेज। ये बात गलत है, ये बात गलत है, हमेशा ज्यादा नहीं होगा, हमेशा ज्यादा नहीं होगा EMF टर्मिनल वोल्टेज से। चार्जिंग के समय ये कम होता है EMF और टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा होता है, तो इसका मतलब ये फॉल्स हो गया। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स, असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो हमारे पास सी ऑप्शन हमें मिल जाता है। ठीक, समझ गए, याद रखेंगे। अब आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि पोटेंशियोमीटर इज प्रेफर्ड ओवर अ वोल्टमीटर फॉर मेजरमेंट ऑफ अ सेल। किसी सेल का EMF मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करता है। आप जानते हैं कि पोटेंशियोमीटर के दो एप्लीकेशंस होते हैं। पहला एप्लीकेशन होता है कि दो EMFs को कंपेयर करना, दो बैटरीज के EMF को कंपेयर करना, तो एक एप्लीकेशन हो गया ये। दूसरा एप्लीकेशन होता है किसी भी बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना, और दोनों ही मेथड्स में हम नल पॉइंट वाले मेथड का इस्तेमाल करते हैं। हम गैल्वेनोमीटर आर्म को मूव करवाते हैं उस पोटेंशियोमीटर वायर पर, जिससे हमें नल पॉइंट मिल सके, गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन हो सके। तो ये अच्छी बात है, ठीक लिखा हुआ है, ट्रू स्टेटमेंट है। सेल का EMF मेजर करने के लिए सब जानते हैं। रीजन दिया है यहाँ पे, पोटेंशियोमीटर डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सेल। तो जिस सेल की टेस्टिंग कर रहे हैं, जिस सेल का EMF मेजर कर रहे हैं, जिस सेल का EMF कंपेयर कर रहे हैं, उन सेल से ये कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता है, कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता है। तो इसलिए ये ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट माना जाता है, इसलिए इस वाले तरीके का इस्तेमाल करते हैं, ना कि वोल्टमीटर का। ठीक है, तो वोल्टमीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल मेजर करने में इसलिए नहीं करते हैं बिकॉज वो करंट ड्रॉ करते हैं, सेल को जो है वो डिस्चार्ज कर देंगे, इसलिए पोटेंशियोमीटर प्रेफर किया जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, और इसी के कारण जो है ये प्रेफर किया जाता है, ये वाला मेथड पोटेंशियोमीटर को प्रेफर किया जाता है बिकॉज ये करंट जो है ड्रॉ नहीं करता है बैटरी से। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, तो हम ए ऑप्शन टिक कर सकते